हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13, फंडामेंटल कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल कंसेप्ट में हमने क्या समझना है कि हमारी जो टर्म्स होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और एक्सप्रेशंस हम किसको बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेपरेट कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें टर्म्स कुछ दी हुई है एक्सप्रेशन, उनमें से हमने कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स को अलग अलग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस को भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए, अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसमें 1 2 3 मतलब सिर्फ नंबर्स आए, कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। वेरिएबल मीन्स A to Z, मतलब अल्फ़ाबेट जो भी होते हैं आपके, उनको छोड़ के बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो आपके कांस्टेंट्स हैं। अब देखिए, यहाँ पे 8 जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, एक्स में वेरिएबल आ रहा है। अब जो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे देखिए 6 भी है और वेरिएबल्स भी हैं, तो ये भी आपकी कौन सी टर्म होगी, वेरिएबल टर्म। जहाँ कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों आए तो उसको हम वेरिएबल टर्म ही बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट टर्म सिर्फ वो होती है जिसमें अकेला नंबर आए। तो इट मीन्स बाकी सारे, चाहे हम यहाँ पे लिख दें, मैं सीधा भी बता देते हैं कि बाकी के सारे, ये देखिए सिर्फ 8 ही हमारी कांस्टेंट टर्म है और बाकी सब के सब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं आपकी कौन सी हैं, वेरिएबल टर्म्स। तो आपने ध्यान देना है वेरिएबल टर्म्स कौन सी होती हैं। चाहे अकेला वेरिएबल आ जाए, देखिए एक्स अकेला था, वो भी आपकी वेरिएबल टर्म। एंड नंबर्स के साथ जैसे 15 लिख दिया, एक्स प्लस लिख दिया, मल्टी, अगर कोई भी वेरिएबल या कोई किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो या डिवाइड हो रहा, वो सारी के सारी आपकी वेरिएबल टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स नहीं है। कांस्टेंट टर्म सिर्फ वो होती है जिसमें सिर्फ 1 2 3 मतलब सिर्फ नंबर्स आए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच एक्सप्रेशन गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज़ अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब सबसे पहले हम समझते हैं कोई भी एक्सप्रेशन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे होती है। बेटा, मोनोमियल तब होगी जब उसमें सिंगल ओनली वन टर्म है। जैसे सपोज यहाँ देखिए 6xy, यहाँ पे कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा, तो ये एक सिंगल टर्म है मोनोमियल। यहाँ पे 6 + x, तो इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं, प्लस माइनस करने से आपकी टर्म्स चेंज होती हैं। ये भी मोनोमियल है, कोई प्लस माइनस, जैसे इसके साथ आगे कुछ प्लस नहीं हो रहा। देखिए y² डिवाइड हो रहा है इससे, तो डिवाइड से भी टर्म्स चेंज नहीं होती, ये भी आपकी सिंगल एक ही टर्म है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे 2x डिवाइड हो रहा है 15 से, देखिए 2x डिवाइडेड बाय 15 है ना, तो सिंगल टर्म ही है, तो ये क्या होगी हमारी मोनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे ax, देखिए a इंटू एक्स है, तो ये सिंगल टर्म ही है, +9, अब 9 इसमें ऐड हो गया 1 2, कितनी टर्म्स बन गई 2, तो 2 टर्म्स होंगी, तो आपको क्या लिखना है, बाइनोमियल। तो हमने यहाँ पे लिख देना है बाइनोमियल। अब यहाँ पे देखिए 3x² मल्टीप्लाई हो रहा है 5x के साथ, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो वो सिंगल टर्म ही होगी, क्योंकि 3 5 15 लिख सकते हैं हम। एंड देखिए ध्यान से, ये मैं आपको आगे बहुत डिटेल में सिखाऊंगी पूरा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15, x² को अगर x से करते हैं तो बन जाता है x³ आगे हम पूरा डिटेल में सीखेंगे, बट आपको सिंपली यहाँ पे सिंपली यही याद रखना है कि जब कोई टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही, बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो वो सिंगल एक ही टर्म है। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए मोनोमियल। देन 5 + 2a - 3b, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म प्लस होने के कारण ये सेकंड टर्म बन गई, देन माइनस आ गया, ये बन गई थर्ड टर्म। तो आपके पास कितनी टर्म्स है, 3, तो इसको हम लिखेंगे ट्राइनोमियल। अब ध्यान से देखना है फिफ्थ पार्ट को, यहाँ पे देखिए 2y फर्स्ट टर्म, क्योंकि माइनस से सेपरेट हो गई, माइनस के बाद ये आ गया, अब ये तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सिंगल टर्म ही है, बस ये ध्यान देना है। इसको आपने 2 नहीं मान लेनी, ये 1 और 2 और ये 3 होगी, नो, जब ये डिवाइड हो रहा है तो सिंगल टर्म बना रही है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो हमारा हो गया बाइनोमियल, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। और यहाँ देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मीन्स ओनली वन टर्म सिंगल टर्म है, और मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड हो गया फिर से एक ही टर्म, तो ये हो गया मोनोमियल। ये आपने ध्यान देना है, जैसे 1 2 3 नहीं काउंट कर लेना इसको। अब यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है, सिंगल टर्म पर प्लस आ गया,
प्लस माइनस से टर्म चेंज होती है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे हो गया बायनोमियल, इसमें 2 टर्म्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 12 माइनस 5z माइनस 4, 1 2 3, देखने में हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, बट जब आपकी लाइक टर्म्स होती हैं, जब भी आपने बताना है किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। लाइक टर्म्स को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 12 और 4 दोनों नंबर्स हैं और नंबर सॉल्व हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम 12 में से 4 को माइनस कर लेते हैं, 5z एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। 12 में से 4 गए 8 माइनस 5z, ये कितनी टर्म्स बन गई 2, तो इसको हम लिख देंगे बायनोमियल। बहुत ध्यान से आपने देखना है, जब भी आपकी लाइक जो भी हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं, तो सबसे पहले आपने लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, देन बताना है कि आपकी एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पे a क्यूब है, देन माइनस हो रहा है ये और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिंगल टर्म बना रहे हैं, और ये फर्स्ट थी तो 1 2, तो हमारे पास आ गई 2 टर्म्स, और हम लिख देते हैं यहाँ पे बायनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया है। 1 एंड 2 हमने कर लिए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ, हमें कोफिशिएंट लिखना है किसका, जो उन्होंने गिवन दिया है। ये हमारी एक टर्म है, हमारी एक्सप्रेशन है, जिसमें आपको एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए मैं लिख रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन दिस, इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई को छोड़ के बाकी सारी जो भी हमारा नंबर होगा, तो हमारे बाकी नंबर कौन से हैं, -3a, यहाँ पे z स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारा, तो आ गया p²y। यहाँ पे आपको mn का कोफिशिएंट बताना है, तो आपके पास तो सिर्फ माइनस है, तो माइनस के साथ आपको 1 भी लगाना होता है। आपको सबको पता है जब भी किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता मीन्स 1 होता है। चलिए अब यहाँ पे 15 का कोफिशिएंट क्या होगा, अगर साइन है तो वो भी रिप्रेजेंट करना है, -p², 15 रह गया, बाकी -p² हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें क्या लिखना है, डिग्री लिखनी है किसकी, सारे मोनोमियल्स की। सारे एक्सप्रेशन हमें मोनोमियल ही दी है, इसमें कोई भी दूसरी टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। तो सबसे पहले आपको इसकी डिग्री देखनी, डिग्री हमेशा होती है आपके वेरिएबल्स की, कांस्टेंट टर्म्स की नहीं होती 1 2 की। तो यहाँ पे y के ऊपर कोई पावर नहीं है मीन्स 1 है, तो इस एक्सप्रेशन की भी डिग्री कितनी हो गई 1। यहाँ पे ध्यान से समझना, इसकी डिग्री 2, इसकी 1, तो डिग्रीज ऐड होनी, पूरी एक टर्म की डिग्रीज ऐड होती हैं, तो 2 + 1 3, तो हमारी डिग्री क्या हो गई 3। यहाँ पे 1 है, इसकी भी 1 है, 2 + 1 3 + 1 4, तो आपकी यहाँ पे क्या डिग्री आ गई इस एक्सप्रेशन की, हमारी डिग्री आ गई 4। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 + 2 कितना हो जाता है 5। तो इस मोनोमियल एक्सप्रेशन जो हमारे पास मोनोमियल दिया हुआ है, इसकी डिग्री है 5। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, n की पावर 4 देन m की पावर 3, दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास डिग्री आ गई 7। अब यहाँ पे देखिए हमारे इस पार्ट में क्या है, यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे कितनी पावर है 4 + 3, 7 + 2, हमारे पास आंसर क्या आ गया 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब वहाँ पे मोनोमियल था, यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल मतलब बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। अब इनकी डिग्री हमें कैसे लिखनी है, सबसे पहले हमें क्या देखना, जैसे वहाँ देखा था ना, हमें सबसे पहले एक टर्म की डिग्री देखते हैं, इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की कितनी है 2 + 2 4, ऊपर हम लिख लेते हैं, देन इस टर्म की है 1। अब आपने ध्यान से देखना है, पूरी सबको ऐड नहीं करना, क्या करना होता है जब भी हमारे पास मोनोमियल आ जाए तो हमें ये नहीं करना कि सबको ऐड कर दें, नहीं, एक टर्म, सारी टर्म्स की पहले डिग्री देख लेनी है, उसमें से सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, सबसे हाईएस्ट डिग्री है 4, तो हमारे पूरे पॉलिनोमियल की ही डिग्री हो जाएगी 4। ध्यान से देखना, चलिए नेक्स्ट पार्ट को करके देखते हैं, इसकी डिग्री क्या है 5। अब यहाँ पे कितनी है, इसकी डिग्री है 7, 5 + 2 7 और 4 + 4 8 होता है। तो हमने तीनों एक्सप्रेशन, जो तीनों टर्म्स हैं हमारी, उसकी डिग्री लिख ली। अब हमारा आंसर क्या होगा, इस जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी 8। सब टर्म्स की डिग्री लिखनी है, उनमें से सबसे जो हाईएस्ट है आपको वो लिखना है। तो 6 + 1, यहाँ पे 1 है ना, 7। देन अब आपको ये पेपर में नहीं लिखना है ऐसे नीचे 7, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आंसर आपको लिखना होता है फाइनल। आप ऐसे समझ के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। 3 + 1 आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करवा रही हूँ, 4 है ना,
देखिए 7 और 4 में से कौन बड़ा है? 7। तो हमारी पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री भी क्या हो गई? 7। अब कॉन्स्टेंट टर्म की तो होती नहीं है, तो 2 + 1 इसकी डिग्री 3 और ये 2 है, तो हाईएस्ट क्या आ गई? 3। यहाँ पे 1 है, इसकी तो कुछ है ही नहीं, तो आपका 1 आ गया। 2 + 1 यहाँ पे 3, 3 + 1 4, तो हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई? 4। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। अब हमने देखना है लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। आपको जब भी लाइक टर्म्स देखनी है तो नंबर्स नहीं देखने, सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। तो यहाँ पे देखिए, और उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x² है, तो सेम x² वाली टर्म इसके साथ लाइक होगी। तो 9x² के साथ -3x², देखिए नंबर्स को नहीं देखना सिर्फ, और ये x² भी इसके साथ ही है, तो ये एक पेयर बन गया। देन उसके बाद xy एंड -2xy, ये आपस में लाइक टर्म्स, इसलिए मैंने सेमीकोलन से अलग कर दिया। यहाँ पे ये एक पेयर है हमारा, और ये मतलब ये एक जो हमारी टर्म्स का ग्रुप आ गया, और यहाँ पे भी हमने सेकेंड लाइक टर्म्स को लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले ए बी है, तो ऐसी टर्म्स को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे ओनली ए बी होगा। ए बी, यहाँ पे भी ए बी है, -3ab को इसके साथ लिख देते हैं, और कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो गया। तो सेमीकोलन डाल देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड a²b, तो इसके पास भी a²b है, तो इसको इसके साथ लिख देते हैं, ये होगी लाइक टर्म्स, ये दोनों। और सेम एक और भी है, -8a²b, यहाँ पे 7p के बाद -2p भी आ सकता है, एंड साथ में हम 3p भी लिख देंगे, और क्योंकि लाइक टर्म्स होगी सारे p वाले टर्म्स। अब यहाँ पे APQ, और इसके साथ कौन सी आ जाएगी लाइक टर्म? -5PQ, ये होगी लाइक टर्म्स। ये एक हमारे ग्रुप बना दिया, और यहाँ पे भी हमारा सेकेंड आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बताना है? राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर आपने ये एक्सरसाइज ध्यान से समझ ली ना, सारा चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट आपके चैप्टर के रिलेटेड क्लियर हो रहे हैं। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन्स ओनली नंबर, ठीक है, वहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, तो इसका कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स 1। अब यहाँ पे क्या है? -1, और यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे क्या आना है हमारे पास? -8 + 3 एंड -9। अब सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस एक्सप्रेशन हमें क्या करना है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ दिस फॉलोइंग। जो भी उन्होंने यहाँ पे हमें टर्म्स दी हुई हैं, हमें इन सब के क्या लिखने हैं? कोफिशिएंट। अब देखिए z² का कोफिशिएंट क्या होगा, हमें इस एक्सप्रेशन में देखना है। -5x3, मैंने आपको सिर्फ बताया कोफिशिएंट मीन जो हमसे पूछा उसको छोड़ के बाकी सारा, तो -5x3 y² एंड z की पावर भी 2 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z की पावर 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ पावर 2 ही है, तो बाकी बची हुई 2 पावर्स यहाँ पे आएंगी। y² है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -5x3 y² हट गया, यहाँ पे पूरा z की पावर 4। अब yz² -5x3 तो आएगा। अब यहाँ पे y की पावर 2 है ना, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे 1 है और 1 y यहाँ पे आ गया z की पावर 2, तो यहाँ पे z की पावर 4 थी, तो कितनी बच गई? पावर 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए -5, अब x³ तो ऑलरेडी आ गया, तो उसको नहीं लिखना, जो यहाँ पे आ गया ना आपने उसको नहीं लिखना, उसको छोड़ के बाकी सारा। y की पावर 2 थी, यहाँ 1 y है, 1 y यहाँ पे आ गया, z की पावर 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे -5x³ पूरे का पूरा, y यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे आ गया ओनली 1, और इसमें से कितने z बचे? z की पावर 2। -5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, x भी है, तो x की पावर 3 है, एक x यहाँ पे आ गया, हम सिर्फ 2x लिखेंगे, x की पावर 2, y की पावर 2 ऑलरेडी पूरा आ गया, तो यहाँ y भी नहीं लिखेंगे, z एक आ गया, तो 4 में से 1 z गए, कितने z बचे? 3। तो आपका आंसर आ गया। इसका कोफिशिएंट, इस एक्सप्रेशन में से इसका कोफिशिएंट क्या होगा? x⁻², y⁻3। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 5th पार्ट है, ये जो हमारी न्यू बुक है उसमें हमारा 5th पार्ट क्या है? वहाँ पे है -xy², तो हमें इसका कोफिशिएंट लिखना है। जैसे देखिए बाकी सारे पार्ट्स हमारे सेम है, जो हमने अभी अभी किए वो सारे के सारे पार्ट्स, और लास्ट वाला पार्ट भी आपका सेम है, बस आपका 5th पार्ट क्या है न्यू बुक में? -xy²। अब आपको इसका कोफिशिएंट लिखना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, माइनस ऑलरेडी है तो उसको हम नहीं लिखेंगे,
तो सिर्फ 5 लिख देंगे, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे कितनी एक्स की पावर है 3, तो यहाँ पे 2 बच गई, वाई स्क्वायर ऑलरेडी आ गया तो जेड की पावर 4। एंड देन इसी क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ऑल्सो राइट द डिग्री ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी थी, -5x³ वाई स्क्वायर जेड रेज टू पावर 4। अब डिग्री कैसे बताते हैं, सबको पता है, हमने सबको ऐड करना है। 4 + 2 6 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो टोटल हमारी डिग्री हो गई 9 पूरे एक्सप्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हमें बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे बनते हैं। आपने देखने जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होंगे, ये जो पावर्स है ना, किसी भी वेरिएबल की पावर वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर होल नंबर है तो हम बोलेंगे येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपके पास एक्स की पावर 4 अगेन होल नंबर, 2 होल नंबर, बट यहाँ पे देखिए तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे, जब भी हम रूट आ जाए तो रूट ये जो स्क्वायर रूट है इसको अगर पावर फॉर्म में लिखे तो वो बनता है 1/2। 1/2 कोई भी होल नंबर नहीं है, ये है एक फ्रैक्शन। तो ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो। जब भी आपकी पावर्स होंगी वो ऊपर होनी चाहिए, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको भी आपने चेंज करना है। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स ऊपर जाएगा, जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। ये सारा हम एक्सपोनेंट में अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए x⁻³ है तो ऊपर जाके क्या बन गई -3। आपकी पावर क्या हो जाती है, जैसे हम वेरिएबल को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, नीचे से ऊपर, तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब नेगेटिव ये तो इंटीजर होता है, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x खुद पावर में आ गया, तो जो आपके वेरिएबल है वो पावर में भी नहीं आ सकते, तो ये भी नो। अगेन अब यहाँ पे देखिए फिर से x नीचे है, जब ऊपर जाएगा नेगेटिव, ये भी ऊपर जाएगा नेगेटिव, तो ये भी क्या आ गई नो। तो इट मीन्स ओनली फर्स्ट जो है वही आपका पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्या आ गया, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, जनरेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस 15 एडेड टू द सम ऑफ x एंड y। इनके सम में 15 ऐड करना है, तो इट मीन्स पहले इनको प्लस कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 15 को ऐड कर देंगे। 23 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 2m एंड 3y। 2m एंड 3y के सम, इन दोनों का सम कर देते, दोनों को प्लस कर दिया, इसमें से माइनस कर देना है 23। ये बन गई हमारी एक्सप्रेशन। देन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b एडेड टू देयर सम। इनके प्रोडक्ट को इनके सम में ऐड करना है, इनका सम क्या होगा a + b। अब इसमें क्या कर देना है, प्रोडक्ट ऑफ दिस ऐड कर देना है, प्लस कर देना है किसको, a b को। प्रोडक्ट मीन्स a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स ए बी, तो हमने सम में उनके प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। सम ऑफ x एंड y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो इन x एंड y का प्रोडक्ट क्या होगा, x y। इसमें से क्या करना है, सम ऑफ x एंड y का सम, मतलब दोनों को प्लस करके माइनस करना है। देखिए सम ऑफ x एंड y ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा था, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट में से माइनस करना था, तो पहले प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट माइनस सम। देन एडिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय y एंड y डिवाइडेड बाय दिस, बस इनकी एडिशन है। इट मीन्स इसको ऐड कर देना है इसमें, सिंपली। ये हो गया आपका लास्ट पार्ट भी। अब इसके साथ साथ हमने 13 अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है। इससे आपके सारे अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।